हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और अब आप लोगों के पास मद्य निषेध के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा समय नहीं रह गया। 14 और 17 को एग्ज़ाम है, तो अब हार्डली मान के चलिए अप्रोक्स में आपको 19 से 20 दिन आपके पास समय है। तो अब थोड़ा तैयारी को तेज़ कीजिए। जैसे आपको बड़े-बड़े लेक्चर देखिएगा 2-2 घंटा 3-3 घंटा का, तो आपको समय भी बर्बाद होगा। वही चीज़ को हम 15 से 10 से 15 मिनट में कंप्लीट करवा देते हैं। तो आप मेरा चैनल को बस कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहिएगा। एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं है, तो अगर आपको आपके समूह में कोई भी बिहार एसआई का एग्जाम दिए होंगे, तो उनसे पूछिएगा कि मेरा चैनल कितना जो है इफेक्टिव साबित होता है, खास करके बिहार के एग्जाम के लिए। खैर चलिए शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का काम करता है। तो देखिए, शरीर की जो सुरक्षा कवच का काम है वो एपिथेलियम ऊतक करता है। इसी को उपकला ऊतक भी कहते हैं। एपिथेलियम ऊतक या उपकला ऊतक जो है ना, वो शरीर के जो स्किन होता है, चमड़ा होता है, उस पे होता है। और ये जो है ना, एक तरीके का शरीर का सुरक्षा कवच का काम करता है। अगर पूछे कि घाव भरने के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है, कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है, तो घाव भरने के लिए भी यही उपकला ऊतक या एपिथेलियम ऊतक ही जो है उत्तरदायी होता है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन लिगामेंट से पूछा जाता है। लिगामेंट किसको किसको जोड़ता है? तब हड्डी को हड्डी से, अस्थिया को अस्थिया से जोड़ता है, बोन टू बोन। बोन टू बोन यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला, यानी अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला जो ऊतक है वो लिगामेंट कहलाता है। और अगर पूछे कि हड्डी को मांस से यानी कि बोन को मसल से जोड़ने वाला जो ऊतक है वो कौन कहलाता है, तो टेंडन कहलाता है। तो ये दोनों बहुते बार एग्जाम में पूछा गया है। लिगामेंट किसको जोड़ता है, तो बोन को बोन से जोड़ता है, और टेंडन किसको जोड़ता है, तो बोन को मसल से जोड़ता है। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि मोटापा जो है किसके कारण होता है, तो वसा ऊतक की अधिकता के कारण होता है। ये जो वसा ऊतक अगर शरीर में बढ़ जाता है तो मोटापा का कारण बनता है। और एक क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया था कि बायोप्सी कौन चीज होता है, तब बायोप्सी एक तरीके का होता है ना, जब प्रशिक्षण के लिए शरीर के कोई भी ऊतक को शरीर से अलग किया जाता है, तो वही कहलाता है बायोप्सी। तो सभी फैक्ट याद रखिएगा। फिर से एक बार रिविजन करवाते हैं। शरीर की सुरक्षा कवच के रूप में कौन सा काम करता है, तो उपकला ऊतक काम करता है। घाव भरने के लिए कौन सा ऊतक रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उपकला ऊतक। बोन से बोन को जुड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है, लिगामेंट। बोन को मसल से जुड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है, तो टेंडन। मोटापा के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है, तो वसा ऊतक। बायोप्सी क्या होता है, तो शरीर के लिए शरीर प्रशिक्षण के लिए शरीर ऊतकों को शरीर से अलग किया जाता है, उसी को कहते हैं बायोप्सी। चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है कि लार किसके पाचन में सहायता होती है। जो लार होता है ना मुंह में, जिसको सैलिवा भी कहते हैं, तो सैलिवा जो है किसको पाचन में सहायता करता है, तो ये स्टार्च के पाचन में जो है सहायता करता है, याद रखिएगा। और ये लार में एक इंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टाइलिन। और यही जो टाइलिन इंजाइम है ना, वो जो स्टार्च होता है उसका पाचन करता है। तो याद रखिएगा कि लार में कौन सा इंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन। और ये किसको पचाता है, तो स्टार्च को पचाता है। इसके अलावा दूध में जो प्रोटीन होता है उसको कौन पचाता है, कौन सा एंजाइम, तो रेनिन एंजाइम। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर अधिकतम जो शरीर के अंदर जो मतलब जैसे डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है, पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र में जो पोषक तत्व का जो सबसे ज्यादा अवशोषण है वो कहाँ पे होता है, कोशिका में सबसे ज्यादा अवशोषण, तो छोटी आंत में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो अमाशय होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टोमक, तो अमाशय में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। अमाशय में कौन सा एसिड या कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और एक लीवर होता है जिसको हिंदी में कहते हैं यकृत, तो इसमें कौन सा जूस निकलता है, तो बाइल जूस निकलता है। और बाइल जूस का काम कुछ होता है, तो वसा का पैसिकरण करना काम होता है। तो सभी फैक्ट याद रखिएगा। सैलिवा में कौन सा एंजाइम होता है, तो टाइलिन एंजाइम होता है। किसके पाचन में मदद करता है, तो स्टार्च के पाचन में मदद करता है। जो दूध में के जो प्रोटीन होता है उसको पाचन में कौन मदद करता है, तो रेनिन करता है। अधिकतम जो पोषक तत्व का अवशोषण है वो कहाँ पे होता है, तो छोटी आंत में होता है। जो स्टोमिक होता है, जो पेट के अंदर जो अमाशय होता है, अमाशय से कौन सा एसिड निकलता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। अच्छा, ये बाइल जूस कहाँ से निकलता है, बहुत बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया कि बाइल जूस का जो श्रवण है वो कहाँ से होता है, तो लीवर यानी यकृत से होता है। इसका काम कुछ होता है, तो वसा का पैसिकरण करना काम होता है। इसके अलावा एगो याद रखिएगा ना कि जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है लगभग 30 फीट लंबा होता है, 90 मीटर होता है लंबा। तो सभी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। चाहे सूर्य का अस्त हो या सूर्य उगने के समय या डूबने के समय हमेशा लाल दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण है प्रकाश के प्रकीर्णन। तो एग्जाम में ऑप्शन दिखे टिक कर दीजिएगा। सूर्य बहुते बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार मद्य निषेध के द्वारा जो पीछे साइंस के क्वेश्चन पूछा गया ना, वही सब क्वेश्चन हम उठाए हैं और उसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट शामिल कर दिए हैं।
तो सूर्य अस्त होते समय या डूबते समय लाल दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन है। समुद्र का रंग नीला काहे दिखाई देता है? तो जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होना। ठीक है, तो समुद्र का रंग नीला काहे दिखाई देता है? तो ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। प्रकाश का जो रंग होता है इसका निर्धारण कौन करता है? तो ये तरंग दैर्घ्य करता है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जो है ना वही प्रकाश के रंग का निर्धारण करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जो दांत के जो डॉक्टर होते हैं जिनको डेंटिस्ट कहते हैं, वो कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जो गाड़ी होता है वो गाड़ी के साइड मिरर जो होता है वो कोची का बना होता है? तो कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण। श्वेत रंग का जो 7 रंग में टूटना क्या कहलाता है? तो वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, जो व्हाइट लाइट जिसको इंग्लिश में कहते हैं वो 7 रंग में टूटता है ना, तो कौन सा कारण, घटना के कारण? तो वर्ण विक्षेपण के कारण। और ये प्रकाश तंतु का जो प्रकाश तंतु जो है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। तो ये सब याद हो गया। सूर्य अस्त होते समय डूबते समय लाल काहे दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का रंग नीला काहे दिखाई देता है? तो ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का रंग कौन निर्धारण करता है? तो वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य निर्धारण करता है। दांत के डॉक्टर कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करता है? तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है। श्वेत रंग जो है 7 रंग में टूट जाता है, किसके कारण होता है? तो वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। और प्रकाश तंतु कौन से सिद्धांत पे काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। वही क्वेश्चन शामिल किए जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला। ये तो खैर बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आ जाता है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का है। अब देखिए, जो ये धातु के पास जितने भी मेटल होते हैं ना उसके पास एक खास प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी के कारण उसको हम पतला तार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरीका से तार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो धातु को पतला तार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं तन्यता। इंग्लिश में इसी को कहते हैं डक्टाइल। और सबसे ज्यादा जो तन्यता वाला धातु होता है उसको सोना बोलते हैं। ठीक है, फिर धातु को पतला चादर के रूप में पीट पीट के कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं आधात वर्धनीयता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैलिएबल। ठीक है, ये मान लीजिए कोई मेटल होता है, जैसे कोई तार होता है, ठीक है, तार में करंट का झटका नहीं लगता है, काहे कि उसके ऊपर एक लेयर लगाया हुआ रहता है, और वो लेयर जो होता है वो किस चीज का होता है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का होता है। तो ये याद रखिएगा कि जो तार होता है वो तार को छुइएगा तो करंट नहीं लगता है, काहे कि उसके ऊपर कांची का लेयर चढ़ाया हुआ रहता है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा जितना भी मेटल होता है ना वो सब हार्ड होता है, कड़ा होता है, कठोर होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जो नरम धातु होते हैं, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम। लिथियम सोडियम पोटेशियम इतना नरम होता है कि इसको हम चाकू से काट सकते हैं, तो ये फैक्ट याद रखिएगा। और कुछ जो होता है ना, ये सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, यानी हाईली क्रियाशील धातु है। इस अगर इसको खुला में छोड़ेंगे ना तो इसमें आग पकड़ लेगा, इसीलिए इसको केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन ये भी हर बार पूछा जाता है कि सीने बार किसका अयस्क है? तो पारा का है। तो याद रखिएगा, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का है। धातु को पतला तार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को कौन कहते हैं? तन्यता कहते हैं। धातु को पतला चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को कौन कहते हैं? तो आधात वर्धनीयता कहते हैं। जो कोई भी तार होता है वो तार के ऊपर एक इंसुलेटर चढ़ाया जाता है, उसका नाम कौन है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। नरम धातु का नाम बताइए? लिथियम सोडियम पोटेशियम। वह सब धातु बताइए जिसको केरोसिन में डुबा के रखा जाता है? सोडियम और पोटेशियम। सीनावेर किसका अयस्क है? तो पारा का है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का खोज किसने किया है? तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। आई जो रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किए थे ना वो किसमें किए थे? तो कॉर्क में किए थे। एक कॉर्क होता है उसी में जो है खोज किए थे रॉबर्ट हुक सबसे पहले कोशिका का। लेकिन पूछा जाएगा आपसे कि जीवित कोशिका का खोज कौन किए थे? तो एंटोनी वान लीवनहुक किए थे। कब किए थे? तो 1674 में। एनसीईआरटी में डेट भी दिया हुआ है। जीवित कोशिका का खोज कौन किए थे? तो एंटोनी वॉन लीवनहुक किए थे। अगर आपसे पूछे कि केंद्रक का यानी कि न्यूक्लियस का खोज कौन किए थे? तो रॉबर्ट ब्राउन किए थे। और एक बात याद रखिएगा ना कि एक प्रोटोप्लाज्म एक टर्म था, ये प्रोटोप्लाज्म टर्म कौन दिए थे? तो पुरकुंजी दिए थे, पुरकुंजी दिए थे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि सेल थ्योरी कौन दिए थे? तो स्लाइडेन और स्वान दो लोग थे वही दिए थे, स्लाइडेन और स्वान दिए थे सेल थ्योरी। इसके अलावा पूछा जाएगा कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। तो सभी फैक्ट याद रखिएगा। फुल फॉर्म से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो फुल फॉर्म करवाते हैं। टर्म साइंस में इस्तेमाल होता है उसका कुछ फुल फॉर्म है। जैसे पहला है IUCN का फुल फॉर्म। तो IUCN का फुल फॉर्म होता है आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन
सी से कंजर्वेशन, एन से नेचर, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर, ये होता है IUCN का फुल फॉर्म। दूसरा है ATP, तो ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडिनोसाइन ट्राईफास्फोट, टी से ट्राई, ए से एडिनोसाइन, तो एडिनोसाइन ट्राईफास्फोट, तो इसका फुल फॉर्म ATP का हो जाएगा। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, RNA का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ECG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ECG का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। HIV का फुल फॉर्म, HIV का भी बहुत बार पूछा गया है, ह्यूमन